डेवलपमेंट एंड रिसोर्स, सॉरी डेवलपमेंट, आपका जो चैप्टर चल रहा है रिसोर्स एंड डेवलपमेंट, इसका जो टॉपिक है आपका डेवलपमेंट ऑफ रिसोर्स। देखिए सबसे पहले जो रिसोर्सेज हैं, रिसोर्सेज ये हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं, वाइटल वाइटल फॉर ह्यूमन बीइंग। सेकंड आपका, देखिए पहला आपका वाइटल फॉर ह्यूमन बीइंग, सेकंड आपका मेंटेनिंग क्वालिटी लाइफ, क्वालिटी लाइफ। थर्ड आपका फ्री गिफ्ट ऑफ नेचर। जो रिसोर्सेस होते हैं ये हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं, हमारी लाइफ को अच्छा करते हैं, और ये नेचर का बहुत ही अच्छा गिफ्ट है हमारे लिए, क्योंकि जो फॉरेस्ट है, वाटर है, ये सब हमारे लिए रिसोर्स हैं। अब इनका देखिए, इनका हमें यूज कैसे करना है और क्या क्या प्रॉब्लम्स आती हैं ये हम देखेंगे। ये जो आपके हैं, अब इन रिसोर्स को जब यूज करते हैं इसकी प्रॉब्लम क्या है, सबसे पहले आपका प्रॉब्लम क्या है, डिप्लेशन, ये आपके हैं प्रॉब्लम्स। पहला आपका है डिप्लेशन, सेकंड आपका है एक्युमुलेशन, थर्ड आपका है, क्योंकि जो ह्यूमन बीइंग है, ह्यूमन बीइंग ये इसका इनडिस्क्रिमिनेटली यूज करते हैं, इनडिस्क्रिमिनेटली इसका यूज करते हैं। तो इससे क्या क्या प्रॉब्लम आती हैं, सबसे पहले आपकी प्रॉब्लम नंबर 1 है डिप्रेशन, दूसरी आपकी प्रॉब्लम क्या है, एक्युमुलेशन, तीसरा आपका है इनडिस्क्रिमिनेशन, एक्सप्लॉइटेशन। देखिए जो रिसोर्सेज हैं वो हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं, क्योंकि वो हमारी लाइफ को मेंटेन करते हैं, क्वालिटी ऑफ लाइफ को मेंटेन करते हैं। दूसरा, ये नेचर के फ्री गिफ्ट होते हैं। लेकिन जो ह्यूमन बीइंग है वो इसको इनडिस्क्रिमिनेटली यूज करते हैं, जिससे प्रॉब्लम क्या क्या आती हैं, डिप्रेशन होता है, मीन्स खत्म होते हैं। दूसरा आपका एक्युमुलेशन होता है। एक्युमुलेशन इसमें हो सकता है कि अगर कुछ पर्सन है जो पावरफुल है, किसी एक ही पर्सन के पास सारी रिसोर्सेस हो जाए, किसी पर्सन के पास ना हो, मीन्स जो पर्सन रिच है, इसमें आता है हैव एंड हैव नॉट, ये होता है। और क्या, रिच एंड पुअर, मीन्स जो रिच है वो रिच है रहेगा, जो पुअर है वो पुअर होता जाएगा। और जो हैव, किसी के पास कुछ होगा, किसी के पास बहुत सारे नहीं होंगे। और इसमें आपका, इसका मतलब ये होता है कि जैसे आप कोई भी रिसोर्स है उसको आप काटते जा रहे हैं, फॉरेस्ट को जलाते जा रहे हैं, सारी लकड़ी आप ही तोड़ते ला रहे हैं, और जो फ्यूल है, फॉसिल फ्यूल्स हैं, उनका आप बहुत गंदे तरीके से यूज करते जा रहे हैं, ओवर यूज कर रहे हैं, ये आपकी प्रॉब्लम्स होती हैं। अब इन सबको लेकर क्या सॉल्यूशन क्या है इनका, इसका सबसे बड़ा सॉल्यूशन है, इसका सॉल्यूशन है इक्विटेबल डिस्ट्रीब्यूशन। इसका सॉल्यूशन है आपका, यहां पर लिखते हैं, देखिए सॉल्यूशन, इसका सॉल्यूशन क्या होगा,
इक्विटेबल इक्विटेबल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ रिसोर्सेज। इक्विटेबल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ रिसोर्सेज मीन्स जितने भी रिसोर्स हैं इनको इक्वल डिवाइड किया जाए, डिस्ट्रीब्यूट किया जाए सभी लोगों में। अब जैसे बहुत सारे एरियाज हैं, बहुत हाई सोसाइटी हैं, वहाँ पे कुछ जो होम टू होम सर्विस देते हैं, जो ड्राइवर्स हैं, रिक्शा चालक हैं, वो लोग क्या करते हैं, उनकी जो लग्जरियस लाइफ को देखकर उनके मन में भी वैसी लाइफ जीने का मन करता है, जिससे वो उनके जो रिसोर्सेज हैं उनको छीनने को उनसे मन करता है। इसका मतलब उनके मन में कुछ गलत भावनाएं भी आ सकती हैं, जैसे चोरी करना या और कुछ करना। ठीक, तो इसके लिए हमें क्या करना है, इक्विटेबल डिस्ट्रीब्यूशन करना है रिसोर्सेज का। मीन्स सबके पास इक्वल रिसोर्सेज मिलने चाहिए। अब इसीलिए क्या हुआ, जो 1992 में आपका रियो डी जेनेरो में एक मीटिंग होती है, जो कि ब्राजील में है। एक मीटिंग होती है, वहां पर 100 नेशन के जो हेड होते हैं, वो मीटिंग में जाते हैं। और वहां पे बात किसकी होती है, वो आपकी फर्स्ट अर्थ समिट थी। उस अर्थ समिट में क्या था कि हमें जो अर्थ के रिसोर्सेज हैं, जो नेचुरल रिसोर्सेज हैं, उनको हमें कैसे यूज करना है, क्या जो इन्वायरमेंटल डैमेज नहीं करना है। अब इसी से आपका एजेंडा 21 आता है। अब हम बात करते हैं एजेंडा 21 के क्या क्या एम थे, और दूसरा आपका जो इस मीटिंग में बात हुई कि सस्टेनेबल डेवलपमेंट हमें करना चाहिए। तो हम उससे पहले सीखेंगे सस्टेनेबल डेवलपमेंट क्या होता है। आप सभी लोग उसको नोट कर लीजिएगा और आप स्क्रीनशॉट ले सकते हैं इसकी। एक बार हम हट जाते हैं, सभी लोग स्क्रीनशॉट ले लीजिए। कोई डाउट हो तो आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं पहले से ही। और देखिए, तो सस्टेनेबल डेवलपमेंट क्या था, क्या किसी को पता है? कमेंट सेक्शन में आप आंसर लिख सकते हैं। जो फर्स्ट पर्सन कमेंट सेक्शन में कमेंट करेगा उसको कोई रिवॉर्ड भी मिलेगा। तो ऐसा कौन सा बच्चा है जो फर्स्ट बनना चाहता है? अब देखिए, एम ऑफ सस्टेनेबल डेवलपमेंट हम लोग बात करते हैं, एम ऑफ सस्टेनेबल डेवलपमेंट। एम्स ऑफ, हाँ, सबसे पहले हम बात करेंगे एम्स ऑफ एजेंडा 21। एजेंडा 21, इसके बाद हम सस्टेनेबल डेवलपमेंट आते हैं। देखिए, एम्स ऑफ एजेंडा 21 सबसे पहले क्या था, कॉम्बैट डिजीजेस, कॉम्बैट डिजीजेस, ये आपका पहला हुआ। इरेडिकेट पॉवर्टी, थर्ड आपका इन्वायरमेंटल डैमेज, फोर्थ आपका सस्टेनेबल डेवलपमेंट,
सस्टेनेबल डेवलपमेंट, ये थे। और आपका जो मेन था, जो आपकी लोकल गवर्नमेंट थी, मीन्स एवरी लोकल गवर्नमेंट ड्रॉ अ प्लान, मीन्स जो एम्स ऑफ एजेंडा 21 थे, सबसे पहले कॉम्बाइट डिसीजेस, जो डिजीज है उनको कैसे कम किया जाए, उनसे कैसे फाइट किया जाए। फिर आपका जो मेन था इन्वायरमेंटल डैमेज, जो हमें इन्वायरमेंट को डैमेज नहीं करना, हमें डेवलपमेंट तो करना है, लेकिन ऐसा डेवलपमेंट जो इन्वायरमेंट को डैमेज ना करता हो। इसका मतलब ये नहीं आपको वो डेवलपमेंट करना तो आप सारे पेड़ ही काट डालो, सारे फॉरेस्ट काट डालो, तो उससे लॉसेस किसका, हमारी लाइफ प्रॉब्लम में आ जाएगी। थर्ड आपका सस्टेनेबल डेवलपमेंट, हम इसको समझेंगे बाद में क्या होता है। एंड इरेडिकेट पॉवर्टी, आज के टाइम में दुनिया में पॉवर्टी बहुत बड़ा चैलेंज है, जिसे आपने पढ़ा होगा क्लास 9 में, पॉवर्टी एज अ चैलेंज। तो पॉवर्टी आज के टाइम में भी बहुत बड़ा प्रॉब्लम है। तो पॉवर्टी को कैसे कम किया जाए, कैसे उससे निपटा जाए, क्योंकि और इंडिया की पॉवर्टी आपको सबको पता है कि किस लेवल की पॉवर्टी है इंडिया में। तो इन सबसे ये जो आपके इश्यूज थे, इनसे कैसे हम क्या क्या सॉल्यूशन है, क्या क्या प्रॉब्लम को कैसे सॉल्व करना है, इन सब की बात हुई थी। अब हमें जो मेन इसको पढ़ना अलग से, सस्टेनेबल डेवलपमेंट, सस्टेनेबल डेवलपमेंट की हम बात करेंगे। अब इसी में जो देखिए सस्टेनेबल डेवलपमेंट, एक बार सब लोग नोट कर लीजिएगा, कोई डाउट हो तो आप लोग पूछ सकते हैं। अब जो सबसे मेन चीज है यूएनसीडी, ये क्या था, देखिए यूएनसीईडी मीन्स आपका यूनाइटेड नेशन कॉन्फ्रेंस ऑन environment एंड डेवलपमेंट, ये जो था मेन लीड कर रहा था। अब हम बात करते हैं सस्टेनेबल डेवलपमेंट की। सस्टेनेबल डेवलपमेंट, क्या आप लोगों में से किसी को पता है सस्टेनेबल डेवलपमेंट होता क्या है? सस्टेनेबल डेवलपमेंट का मतलब ये होता है, हमें ऐसा डेवलपमेंट करना है जो विदाउट डैमेजिंग ऑफ इन्वायरमेंट हो, और जो हमारी आने वाली जनरेशन है उससे हम कोई कंप्रोमाइज ना करें, मतलब कि उसके लिए जो रिसोर्सेज हैं उनके लिए भी हम रिसोर्सेज हमें छोड़ना चाहिए। ऐसा नहीं कि हमें यूज करना है तो हम पानी यूज कर रहे हैं, सब हम ही आज सब कर देते हैं। क्योंकि आज के टाइम में बहुत सारे बच्चे वाटर को वेस्ट करते हैं, फूड को वेस्ट करते हैं, कुछ लोग हैं जो फॉरेस्ट को वेस्ट करते हैं, पूरे जंगल की लकड़ियां एक ही लोग तोड़ लाते हैं। तो ऐसा नहीं करना है कि आने वाली जो जनरेशन है उनके लिए भी हम रिस्पॉन्सिबल हों और उनके लिए भी कुछ रिसोर्सेज हम बचा के रखें। ये हमारी रिस्पॉन्सिबिलिटी है। हमें रिसोर्स जो नेचुरल रिसोर्सेज हैं हमें ऐसा मान चलना है कि वो नहीं कि ये हमारे हैं, हम आने वाली जनरेशन में छोड़ रहे हैं, ऐसा नहीं। इसके जस्ट अपोजिट सोचना है कि वो जो रिसोर्सेज हैं वो आने वाली जनरेशन के हैं, हमने उनसे बोरो लिया है, हमने उनसे उधार लिया है, तो उनको हमें फिर से वापस करना है। तो हमें इस तरीके का माइंडसेट रखना है
और हमें इस तरीके से अपना डेवलपमेंट करना है। डेवलपमेंट आज के टाइम पे बहुत इंपॉर्टेंट है। हर कोई डेवलप होना चाहता है, हर एक कंट्री डेवलप होना चाहती है, लेकिन बहुत सारी कंट्री को भी कुछ मैप्स होते हैं। वो क्या करते हैं, डेवलपमेंट के लिए एक फिक्स प्लेस रही कि इतना जो फॉरेस्ट है इतना होना चाहिए, नेचर जरूर होना चाहिए हमारे साथ, क्योंकि आपको पता है जैसे पॉल्यूशन है और सारी बहुत सारी प्रॉब्लम्स हैं, ठीक, जो ड्राफ्ट है, ठीक, बारिश नहीं हो रही है, वो सब क्यों, क्योंकि फॉरेस्ट नहीं रहेंगे तो हमारी जो जो लाइफ है वो बहुत बड़ी प्रॉब्लम में फंस जाएगी। तो सबसे पहले जो सस्टेनेबल डेवलपमेंट है हम देखेंगे क्या होते हैं। विदाउट डैमेजिंग इन्वायरमेंट, सबसे पहले विदाउट डैमेजिंग इन्वायरमेंट, पहला चीज। दूसरा क्या है, शुड नॉट कंप्रोमाइज, should not compromise with need of future जनरेशन। इसका मतलब कि हमें ऐसा डेवलपमेंट करना है जो इन्वायरमेंट को डैमेज ना करता हो, दूसरा जो हमारे आने वाली फ्यूचर की जनरेशन है उसके साथ हम कंप्रोमाइज ना करें, मीन्स कि उसके रिसोर्सेज को हम एक्स्ट्रा यूज ना करें, उनके लिए भी हमें रिसोर्सेज जो हैं बचा कर रखना है। ये आपका सस्टेनेबल डेवलपमेंट है। तो यूएनसीडी में ये बातें हुई थी, आप लोग सारा नोट कर लीजिएगा, ठीक। जो एम्स थे, सबसे पहला एम क्या था, आप लोग बताइए, कॉम्बैट डिजीज, इरेडिकेट पॉवर्टी, और क्या था, जो हमारी गवर्नमेंट है, लोकल गवर्नमेंट है, उनको एक प्लान ड्रॉ करना चाहिए कि कैसे हमें इन सारी चीजों से निपटना है, क्या इनका सॉल्यूशन रहेगा। अब आते हैं हम रिसोर्स प्लानिंग। रिसोर्स प्लानिंग या प्लानिंग ऑफ रिसोर्सेज, आपका नेक्स्ट टॉपिक है प्लानिंग ऑफ रिसोर्सेज। प्लानिंग ऑफ रिसोर्सेज, देखिए प्लानिंग ऑफ रिसोर्सेज, हमें रिसोर्सेज की प्लानिंग भी करनी है। कैसे प्लानिंग करनी है, देखिए आपकी बात, देखिए समझाते हैं आपको, इधर देखिए, एक ये हो गया, ये हो गया आपका, देखिए ये आपका एक रीजन है, रीजन ए है, ये आपका रीजन बी है। ध्यान दीजिएगा, ये आपका रीजन ए है, ये आपका रीजन बी है। यहां पर आपका रिसोर्स ए, रिसोर्स ए तो बहुत ज्यादा है, रीजन ए में रिसोर्स ए बहुत ज्यादा है। यहां पर आपका रिसोर्स जो ए है वो बहुत कम है। यहां पर आपका रिसोर्स ए बहुत ज्यादा है, यहां पर आपका रिसोर्स ए बहुत कम है। दूसरा आप देखिए, यहां पर आपका
रिसोर्स बी जो है बहुत कम है, यहाँ पर आपका रिसोर्स बी है ये बहुत ज़्यादा है। ठीक, ध्यान दीजिएगा, आपका रीजन ए है, रीजन ए में रिसोर्स ए बहुत ज़्यादा है और रिसोर्स बी बहुत कम है। यहाँ पर इसका जस्ट उल्टा है, मीन्स जो दोनों प्लेसेस हैं, ये आपकी जो दोनों प्लेसेस हैं, यहाँ पे रिसोर्स ए कम है, ज़्यादा है, यहाँ पे कम है, यहाँ पे। तो हमें क्या करना है, इसका सॉल्यूशन क्या होगा, इसका सॉल्यूशन क्या होगा, इसका सॉल्यूशन क्या होगा, हमें इक्विटेबल डिस्ट्रीब्यूशन करना होगा। यहाँ पर भी हमें इक्विटेबल डिस्ट्रीब्यूशन करना होगा। जब हम रिसोर्स को इक्वली डिवाइड कर देंगे, नहीं ऐसा क्या होगा कि एक जो आपका एरिया बहुत ग्रोथ करता चला जाएगा, उसका बहुत डेवलपमेंट हो जाएगा, लेकिन दूसरे एरिया का डेवलपमेंट होगा ही नहीं कुछ, क्योंकि वहां पे रिसोर्सेज की कमी है। एग्जाम्पल के लिए देखते हैं, जैसे आपका झारखंड है, छत्तीसगढ़ है, वहां पे बहुत ज्यादा माइनिंग होती है, वहां पे कोल्स मिलते हैं, मिनरल्स मिलते हैं, लेकिन और उसके अगर उसके अपोजिट देखें, कैसे आपका उत्तर प्रदेश है, पंजाब है, यहाँ पर क्या रिसोर्सेस मिलते हैं, क्या कोल और माइनिंग मिलती है, नहीं। लेकिन यहाँ पर क्या है, यहाँ पर क्रॉपिंग ज्यादा होती है, एग्रीकल्चर ज्यादा होता है। जैसे दूसरा आपका जो बुंदेलखंड एरिया है, ठीक, जैसे वहां पर एक लिंक चलती है केन बेतवा, केन बेतवा, केन बेतवा, केन बेतवा लिंक। ठीक, अब ये जो केन बेतवा लिंक क्या है, क्योंकि वहां पर बारिश कम होती, पानी कम होता है, उस एरिया में जो बेतवा उसके आसपास बहती केन बहती है, तो इसके पीछे इसकी यहाँ पर एक कैनाल बनाई जा रही है। अब इस कैनाल से केन का पानी बेतवा में भेजा जाएगा, क्योंकि अगर इसका पानी जब इंक्रीज हो जाएगा तो बेतवा में इसको भेजा जाएगा, और वहां के जो एरिया होगा कि वो फार्मर्स हो गए, वो पानी को अच्छे से यूज कर पाएंगे। तो इस तरीके से रिसोर्सेज की ठीक प्लानिंग की जाती है कि रिसोर्सेज को हम एक जुडिशली तरीके से हम यूज कर पाए। रिसोर्स होना ही इंपॉर्टेंट नहीं हुए कि सिर्फ रिसोर्स है किसी एरिया में, किसी कंट्री में, किसी प्लेस में, ऐसा नहीं। उनका उनका हमें क्या करना है, जुडिशली यूज भी करना है। मीन्स हमें हमें उन्हें एक अच्छे तरीके से यूज भी करना है। बैलेंस, हमें यहाँ पर बैलेंस बनाकर रखना है। मीन्स यहाँ पर हमें बैलेंस बना के रखना है, क्योंकि इस रिसोर्स जब यो इंक्रीज है, यहाँ पर जो कम है उसको हम इक्वल करेंगे तो बैलेंस बनेगा। यहाँ पर बी कम है, यहाँ पर बी ज्यादा है, तो इनको हम बैलेंस करेंगे, और इसी हम इक्विटेबल डिस्ट्रीब्यूशन बोलते हैं। क्योंकि अगर इक्विटेबल डिस्ट्रीब्यूशन नहीं करेंगे तो वहां पर क्या होंगी, बहुत सारी डिस्पैरिटीज फैल जाएंगी। अगर ये नहीं होगा तो क्या होगा, वहां पर डिस्पैरिटीज फैल जाएंगी। डिस्पैरिटीज हो जाएंगी। तो इसलिए हमें इक्वली सारी चीजें करनी होंगी। कोई डाउट है किसी को, इसे पूछ सकते हैं। अब आते हैं, क्या इंडिया भी कुछ ऐसा कर रही है, कुछ प्लानिंग है इंडिया के पास भी? हाँ, अब जैसे आपने सुना होगा, पहले था 5 ईयर प्लानिंग्स, ये उसमें एक थिंक टैंक था, ये इन्हीं सब रिसोर्सेज के बारे में ही सारी चीजें होती थी, जिसको जिसको आज के टाइम पे नीति आयोग के नाम से चेंज कर दिया गया। जो आपके पहले था आपका, पहले आपका था प्लानिंग कमीशन, था आपका पहले प्लानिंग कमीशन।
उसी को अब नीति आयोग कर दिया गया है। ये भी एक थिंक टैंक है, ये भी एक थिंक टैंक था। इसमें प्लानिंग होती थी कि जो रिसोर्सेज हैं उनको कैसा यूज करना है, कहाँ पे कौन से रिसोर्सेज हैं। जैसे आप देख सकते हैं एग्जाम्पल के लिए, अब राजस्थान में वहां आपको एग्रीकल्चर कम मिलता है, लेकिन वहां पे आपको सोलर एंड विंड एनर्जी ज्यादा मिल जाएगी। अरुणाचल प्रदेश में आपको दूसरे तरीके से आपको रिसोर्स मिल जाएंगे जो कि यूपी में नहीं है, लेकिन जो जो यूपी में है वो यहाँ पे नहीं है। अब छत्तीसगढ़, झारखंड, इन सब में क्या होता है, उड़ीसा, इन सब में आपको मिनरल्स मिलते हैं, लेकिन आपका उत्तराखंड या फिर आपका यहाँ यूपी में, बिहार में ये सारी चीजें नहीं मिलती हैं। तो इन्हीं को हमको बैलेंस करके चलना है हर एक चीज को। ठीक, तो इंडिया प्लानिंग क्या करी, तो पहले क्या था, आपका प्लानिंग कमीशन था जो आपके बनते थे 5 ईयर प्लान्स, 5 ईयर्स प्लान्स, वो भी एक इसी का ही पार्ट था। अब आपको उसी जगह पे आपको नीति आयोग मिलता है। तो किसी कोई डाउट हो आप पूछ सकते हैं। अब आपको कमेंट सेक्शन में जो कोई टॉपिक अगर नेक्स्ट पढ़ना है आप मैसेज कर सकते हैं, कमेंट कर सकते हैं।